हाँ स्टूडेंट, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था अंकेक्षक को पद से हटाना। इसको मैंने आपको बताया था कि दो पोर्शन में पढ़ेंगे अपन। एक अंकेक्षक को पद की अवधि की समाप्ति से पूर्व हटाना और एक अंकेक्षक को पद की अवधि की समाप्ति पर हटाना। कल हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, पद की अवधि की समाप्ति से पूर्व हटाना। अगर आप पद की अवधि से पहले ही हटाना चाहते हो तो सबसे पहले कोशिश कौन करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कहाँ मिलेंगे? बोर्ड मीटिंग में। क्या पास करेंगे? बोर्ड प्रस्ताव। फिर बोर्ड प्रस्ताव पारित करने के 30 दिन के अंदर अंदर इनको फॉर्म नंबर ADT 2 में फीस सहित, यानी फीस भी जमा होगी, केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। और केंद्र सरकार से परमिशन आने के 60 दिन के अंदर अंदर इनको साधारण सभा में, देखो मैंने नोट्स में लिखा साधारण सभा, आप कौन सी मानेंगे? EGM। सर अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या माने? EGM ही माननी है। वार्षिक साधारण सभा आपको तभी माननी है जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नहीं तो साधारण सभा का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त साधारण सभा। ये टेबल A के रेगुलेशन 47 में भी लिखा हुआ है कि जहां भी एक्ट में साधारण सभा लिखा जाए उसे अतिरिक्त साधारण सभा पढ़ा जाए। समझ में आ रहा है? तो साधारण सभा में सदस्यों से क्या पास करवाना है? विशेष प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा और अंकेक्षक को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। अंकेक्षक अपनी बात जो कहेगा वो कैसे कहेगा? लिखित में, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया? सबके क्लियर है? अब देखो, एक पुरानी कहावत है कि बुझता हुआ दीपक फड़फड़ाता बहुत है। सुना है नहीं सुना? अब आप ऑडिटर को हटा रहे हो, उसको मालूम है मैं तो जा ही रहा हूं, तो क्यों नहीं इनकी बैंड बजा दूं? और आपने उसको कहने का मौका दे दिया तो वो उल्टी सुल्टी बातें भी कह सकता है। भले ही ये चोर नहीं थे, फिर भी मैंने चोर बता दिया। तो क्या ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। तो आज अडानी की यह हालत कैसी होती? अडानी का जो आप केस सुन रहे हो आजकल, जो राहुल गांधी को तो मौका ही मिल गया, सीधा ही मोदी को टारगेट कर दिया कि ये तो तेरा ही भाई है और तूने इसको सपोर्ट किया है। एक्चुअल में एक रिपोर्ट के केस पे तो है सारा काम, और उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि साहब यहाँ पे फ्रॉड हो रहे हैं। तो ऑडिटर भी ऐसा कर सकता है। अब कंपनी के डायरेक्टर को इनको पहले ही फीलिंग आ गई कि हम इसको हटा रहे हैं, ये आदमी को बोलने का मौका दिया जाएगा और ये उल्टा सुल्टा बोलेगा और हमारी मानहानि करेगा, क्योंकि ये कंपनी की गुडविल खराब करेगा। तो अगर किसी भी डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि ये ऑडिटर गड़बड़ कर सकता है, इसको बोलने का अधिकार ना दिया जाए तो बढ़िया है। तो बताओ, बोलने का अधिकार दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? वो तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये जो अंकेक्षक है ये अपने अधिकार का क्या कर सकता है? दुरुपयोग कर सकता है, तो आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। आप कहें सर ट्रिब्यूनल क्या होता है? देखो, कोई भी एक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं जाते, पहले उनकी खुद की अदालतें होती हैं। जैसे इनकम टैक्स में कोई मामला अटक जाए आपका, ITO ने आपकी बैंड बजा दी, डिमांड निकाल दी 50 लाख की, उसके निकालने से क्या होता है? ऐसा होता है क्या? अभी मेरे क्लाइंट के साथ हुआ, उसने कोई महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में सेज में जमीन बेची थी। हाँ, तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में साहब उसने जमीन बेची 2.5 करोड़ की, रजिस्ट्री हुई 25 लाख की, 2 करोड़ 25 लाख रुपए उसके पास क्या आ गए? नगद। अब बेचारे अनपढ़ आदमी है, इतना ही जानते हैं, उन्होंने उनके पास में एक बैंक था उसमें जाके 2 करोड़ 25 लाख रुपए नगद जमा करा दिए। इनकम टैक्स रिटर्न भरता नहीं। 2014-15 की बात है, उसके पास में इनकम टैक्स का नोटिस आ गया कि साहब आपके अकाउंट में 2 करोड़ 25 लाख रुपए जमा हुए हैं, इसका सोर्स बताओ, और क्यों नहीं इसको इनकम मानते हुए आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए? भाई आपके पास पैसे कहां से आए इतने? तो वो कह रहा था मैंने तो जमीन बेची थी, तो जमीन बेचने पे मुनाफा हुआ, तो टैक्स क्यों नहीं भरा? तो ITO ने उठा के उसकी सीधी 1.5 करोड़ की डिमांड निकाल दी कि भैया 1.5 करोड़ पर टैक्स प्याज पेनल्टी सहित। वो आदमी मेरे पास आया रोता रोता, अरे साहब मेरे बच्चे की शादी है, ये तो इनकम टैक्स वाले देखो मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मैं कहा तूने कमाया कि नहीं कमाया? बस साहब
पुरखों की जमीन थी, बेच दी। मैंने कहा तेरे को कितने में मिली? बोला फोकट में। और ये 2.5 करोड़ कैसे आए? वो साहब जमीन बेचने से। तो मैंने कहा कमाई तो है ही, और कमाई पे टैक्स तो देना ही पड़ेगा, तो क्या गलत किया? बोले साहब आप बचाओ। मैं कहा चल बचा लेंगे, लेकिन फीस मोटी लगेगी। बोले सर क्या लगेगी? मैंने कहा 10 लाख तो मैं लूंगा और 10 लाख आगे दूंगा। सर 20 में मामला निपट जाएगा क्या? मैं निपटा देंगे। मैं गया साहब वहां पे, आईटीओ साहब से बात करी। मैं कहा साहब ऐसे ऐसे है और ये बेचारा अनपढ़ आदमी है और ऐसे बात हो गई। बोले साहब ऐसा है जी, आपने गलती से किसी का मर्डर कर दिया और आप ये कहोगे मुझे मर्डर करने का मालूम नहीं था कि सजा भी मिलती है, तो क्या सजा नहीं मिलेगी? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। कानून की अनभिज्ञता कभी भी क्षमा योग्य नहीं होती। तो सर मैंने उसको ऑफर किया, मैंने कहा सर पैसे ले लो, निपटाओ काम को। तो मुझे डायलॉग मारता है मैं बिकूंगा नहीं, और उसने डिमांड कायम कर दी। मैं कहा कर दो, तू नहीं तो तेरा बड़ा भाई करेगा। हमने उसके मामले को कहाँ ले गए? अपील में। तो अपील कहाँ होगी बताओ? हाई कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? पहले उन्हीं के ऊपर बोस होते हैं सीआईटी अपील, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील में केस दर्ज करेंगे। वहां भी सुनवाई नहीं होगी तो आईटीएटी में जाएंगे, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। वहां भी सुनवाई नहीं होगी तो मामला हाई कोर्ट में जाएगा, और वहां भी नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी तो फिर ऊपर वाला ही करेगा। उसके बाद तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो लॉ ऑफ लैंड है कि धरती का कानून क्या है, सुप्रीम कोर्ट है जो कह दिया वो फाइनल है। तो ऐसे ही कंपनी एक्ट में क्या होता है, अगर कोई मामला गड़बड़ होता है, आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो इसकी एक अदालत होती है जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उस अदालत को अपन क्या कहते हैं? ट्रिब्यूनल। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल में जाएंगे, कौन जाएगा? या तो कंपनी जाए या कोई भी दुखी आत्मा जाए कि साहब इस सीए का ये अधिकार क्या करो, खत्म करो, क्योंकि ये मानहानि करेगा, और उसको अपने पक्ष में कुछ सबूत देने पड़ेंगे। तो आवेदन आने पर अगर ट्रिब्यूनल संतुष्ट हो जाता है कि अंकेक्षक अपने अधिकार का क्या कर सकता है? दुरुपयोग, तो फिर उसका ये जो लिखित में बात कहने का हक था उसको रोका जा सकता है कि भाई आप ये बात नहीं कह सकते, आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो अंकेक्षक के बोलने के अधिकार को रोका जा सकता है, लेकिन किसके द्वारा? ट्रिब्यूनल के द्वारा। बात समझ में आ गई क्या? तो ये आपने एक टॉपिक पूरा कंप्लीट मेरे से कल कर लिया था। अब अपन नेक्स्ट सेक्शन करेंगे धारा 140 की उपधारा 4। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, उस पर थोड़ा ध्यान देना। ये हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। मैंने आपको भी एक धारा कराई, धारा 140 की उपधारा 1। बताओ क्या बताया? अंकेक्षक को पद की अवधि की समाप्ति से पूर्व हटाना। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करता हूं। समाप्ति से पहले हटाना, उसके पद की अवधि अभी पूरी नहीं हुई और उससे पहले ही आप उसको हटाना चाह रहे हो, बीच में ही हटाना चाह रहे हो। तो पहले तो ये बताओ पद की अवधि क्या है? अंकेक्षक के पद की अवधि क्या है? फर्स्ट एजीएम टू 6th एजीएम, ये उसके पद की क्या होती है? अवधि होती है। ये तो समझ में आ रहा है सबके? मेरा अब आपसे क्वेश्चन ये है कि यहां पर क्या आई? सेकेंड एजीएम। हम यहां पर अंकेक्षक को उठाना चाह रहे हैं। 1 साल उसने ऑडिट कर ली, रिपोर्ट सबमिट कर दी, एजीएम आ गई। एजीएम में कौन आते हैं? सदस्य। उनके सामने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, क्योंकि ऑडिटर की रिपोर्ट हमेशा कहां प्रस्तुत होती है? एजीएम में। वे किसने नियुक्त किया? तो रिपोर्ट किसको दूं? सदस्यों ने नियुक्त किया, सदस्यों को रिपोर्ट दे दूंगा। अब मैंने रिपोर्ट दी तो हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आया मामला, क्योंकि यार ये ऑडिटर काम का नहीं है, इसको हटाओ और इसकी जगह पर दूसरे को नियुक्त कर दो। तो वो क्या करेंगे? सेकेंड एजीएम में नियुक्त करके अंकेक्षक को, नए अंकेक्षक को नियुक्त करेंगे। वो उसके पद की अवधि क्या रहेगी बताओ? नहीं, सेकेंड से 7th, 5 साल के लिए ब्लॉक होता है पूरा, इस टर्म के लिए उसको नियुक्त कर देंगे। यहां तक की बातें समझ में आ रही है? अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो बताओ, अगर ऑडिटर को एजीएम में हटा रहे हैं तो धारा 140 की उपधारा 1 लगेगी,
या धारा 140 की उपधारा 4 लगेगी, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रोविजन ही चेंज हो जाएंगी। अगर हम अंकेक्षक को एजीएम में हटा रहे हैं, चाहे वो सेकेंड एजीएम हो, चाहे कौन सी हो, थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, चाहे फिफ्थ हो, चाहे सिक्स्थ हो, अगर हम ऑडिटर को एजीएम में हटा रहे हैं तो कौन सी धारा लगेगी? धारा 140 की उपधारा 1 लगेगी, या जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं धारा 140 की उपधारा 4, कौन सी लगेगी? तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर उसके पद की अवधि तो फर्स्ट से लेकर कहां तक थी? 6 तक थी, तो बीच में ही तो उठा रहे हो आप, पहले ही तो उठा रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं सोचना। अब आप इसको ये समझ लो, मैं इस पूरे पॉइंट को वन वर्ड में लिख दूं। ये धारा कब लगती है? जब ऑडिटर को एजीएम से पहले हटाया जाए। अगर ऑडिटर को हम क्या कर रहे हैं, एजीएम से पहले हटा रहे हैं, तो ये धारा लगेगी, चाहे वो सेकंड एजीएम हो चाहे थर्ड एजीएम हो। यानी कि एक ऑडिटर का जो टर्म था फर्स्ट एजीएम से लेकर सिक्स्थ एजीएम, और यहां पर क्या हुई? सेकंड एजीएम हुई, और यहां क्या होनी है? थर्ड एजीएम। अगर आप यहां हटा रहे हो तो ये धारा लगेगी, अगर आप यहां हटा रहे हो तो ये धारा लगेगी, क्योंकि बीच में कौन उठाएगा बताओ? बीच में कौन उठाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और धारा 140 की उपधारा 1 में क्या कहा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या पारित करेंगे? बोर्ड प्रस्ताव। अगर हम कहां पर उठा रहे हैं? एजीएम में, चाहे वो सेकंड एजीएम में उठाओ, चाहे थर्ड में उठाओ, चाहे सिक्स में उठाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एजीएम में कौन उठाएगा बताओ? और नियुक्त किसने किया था? तो वो 2 स्टेप तो आपकी अपने आप ही खत्म हो गई। कौन कौन सी? कि बोर्ड प्रस्ताव पारित करो और केंद्र सरकार की अनुमति लो, वो सबकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नियुक्त कर रहा है अगर वही उठा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बात समझ में आ गई क्या? तो धारा 140 की उपधारा हमेशा कब लगेगी? जब एजीएम से पहले हटाए। लेकिन अगर एजीएम में हटा रहे हो, कहां पर हटा रहे हो? एजीएम में। तो अब देखते हैं धारा 140 की उपधारा 4। धारा 140 की उपधारा 4 क्या कह रही है? अंकेक्षक को पद की अवधि की समाप्ति पर हटाना। आप कहें सर सेकंड एजीएम में पद की अवधि कहां समाप्त हुई? समाप्त तो नहीं हुई, पर हटा कहां रहे हो आप? एजीएम में। या फिर मैंने क्या लिख दिया? अवकाश ग्रहण कर रहे अंकेक्षक के स्थान पर अन्य अंकेक्षक को क्या करना? क्या ये हटाना है? इस लाइन का मीनिंग बताओ। अवकाश ग्रहण कर रहे अंकेक्षक के स्थान पर किसी और को नियुक्त करना, क्या ये हटाना है? बिल्कुल हटाना है। किसको हटाना है? पुराने वाले को हटाना है और नए वाले को नियुक्त करना है, तो ये भी हटाना ही है। अवकाश ग्रहण कर रहे अंकेक्षक के स्थान पर किसी और को नियुक्त करना मतलब पुराने वाले को तो नियुक्त नहीं कर रहे आप, पुनः नियुक्त भी नहीं कर रहे, उसके जगह पर किसी और को हटा रहे हो। तो वन वर्ड में क्या कह दूं कि धारा 140 की उपधारा 4 कब लागू होती है? जब अंकेक्षक को हम कहां पर हटाते हैं? एजीएम में हटाना। समझ में आ गया? चाहे सेकंड एजीएम और चाहे थर्ड एजीएम और चाहे फोर्थ एजीएम हो, और एजीएम से पहले हटाएंगे तो कौन सी धारा लगेगी? 140 की उपधारा 1। कोई कंफ्यूजन किसी के? अब एक कंफ्यूजन मुझे है, एक कंपनी ने ऑडिटर को अपॉइंट किया फर्स्ट एजीएम से लेकर कहां तक? 6th एजीएम तक। कितनी साल के लिए? 5 साल के लिए। एक बार के लिए मान लो कि ये जो कंपनी है ये कौन सी कंपनी है? रोटेशन वाली, जिसपे कौन से प्रावधान लागू होते हैं? आवर्तन के प्रावधान लागू होते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? क्या होता है आवर्तन का प्रावधान? रोटेशन का मतलब क्या है? मतलब क्या है उसका मतलब? ये तो पढ़ा चुका हूं आपको पूरा। रोटेशन का मीनिंग क्या होता है? कि जिसके पद की अवधि पूरी हो गई आप उसको पुनः नियुक्त नहीं करेंगे, यानी कि उसकी जगह पर कोई और आएगा। तो इसका मतलब तो यह है कि इस कंपनी में 6th एजीएम में हमेशा ही ऑडिटर हटेगा, हमेशा ही हटेगा। इसकी जगह पर हमेशा ही कौन आएगा? नया आएगा। तो फिर सर इसमें हटाने की क्या बात आ गई? वो तो नियुक्त हो ही नहीं सकता, तो इसमें हटाने की बात कहां से आ गई? नहीं समझे क्या? तो यहां पर इन्होंने क्लियरिफिकेशन दे दिया
कि धारा 140 की उपधारा 4 उन कंपनी पर लागू नहीं होती, उन कंपनी पर लागू नहीं होती है जो धारा 139 की उपधारा 2 में कवर है। यानी कि कौन सी कंपनी पर लागू नहीं होती है धारा? रोटेशन वाली कंपनी पे, क्योंकि वहां पे तो उठाने का कोई मतलब ही नहीं है, वहां अंकेक्षक क्या नहीं होगा, पुनर्नियुक्त होगा ही नहीं। तो ये बताओ कोई ऐसी कंपनी जिसमें अंकेक्षक को हम क्या कर सकते हैं, पुनर्नियुक्त कर सकते हैं। हम उसको पुनर्नियुक्त ना करके किसी और को नियुक्त करें तो एक तरीके से वो क्या हो गया, अठाना हो गया। तो कौन सी धारा लगेगी? 140 की उपधारा 4। समझ में आ गया क्या? कोई डाउट? तो अब बताओ यहां पर ऑडिटर को कौन उठाएगा? इस धारा के तहत ऑडिटर को कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? आप बताओ बेटा। सदस्य। क्यों? क्योंकि कहां उठा रहे हम? एजीएम किसकी? एजीएम किसकी? सदस्य की। एजीएम में किसके द्वारा उठाया जाएगा? सदस्यों के द्वारा। एजीएम में सदस्यों के द्वारा उठाया जाएगा। ये सीरियस मैटर है क्या या नॉर्मल है? नॉर्मल मैटर है। आपने नियुक्त किया था, आप ही उठा रहे हो। आपने नियुक्त किया था और आप ही उठा रहे हो, तो इसमें सीरियस क्या है? इसमें कोई सीरियस बात थोड़ी है। सीरियस कब माना जाता? जब उसको एजीएम से पहले ही उठा रहे हैं। इसका मतलब आपके कपट ऑडिटर ने पकड़ लिए, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उठाना चाह रहे। यहां पर कौन उठा रहा है? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाऊं? क्या केंद्र सरकार से अनुमति लूं? तो बताओ यहां पे केंद्र सरकार से अनुमति की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर अंकेक्षक की स्वतंत्रता पर कहीं भी चोट नहीं हो रही। अगर आप मेरे को बीच में ही उठा रहे हो तो इसका मतलब आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, लेकिन यहां तो मुझे जिसने नियुक्त किया वो ही उठा रहे हैं, तो ये कोई सीरियस मैटर तो है नहीं। तो बताओ ये क्या पास करके उठाएंगे? साधारण प्रस्ताव, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और अगर अंकेक्षक को पद की अवधि से पहले उठाना है, एजीएम से पहले उठाना है, तो विशेष प्रस्ताव, क्योंकि बहुत सीरियस मैटर है। केंद्र सरकार की भी अनुमति चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन भी चाहिए, और यहां तो सिर्फ क्या चाहिए? सदस्य आ गए, क्या पास कर लो? ओआर, उसको उठा दो और उसकी जगह पर दूसरे को नियुक्त कर दो। बोलो समझ में आ गया क्या? लो इतनी सी बात है, खत्म। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? चलो अब आपसे एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन पूछते हैं। आज आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा, कल आपका क्या है? टेस्ट है। मतलब जब भी क्लास होगी तब आपका टेस्ट है। पेपर मैंने बना दिया है, 25 क्वेश्चन आपसे लिए जाएंगे, बाइलिंगुअल होगा, और जिनका ऐप चालू है तो वो ऐप पे भी अपलोड हो जाएगा, ऐप पे भी आप टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, ऐप पे आपको कुछ नहीं करना होगा, एक टेस्ट के नाम से फोल्डर आ जाएगा अलग से, उस पर जाके क्लिक करेंगे, टेस्ट ओपन हो जाएगा, ऊपर टाइम ड्यूरेशन चलता रहेगा कि आधा घंटा आपको दिया जाएगा। ठीक है, आधा घंटा खत्म, अचानक से गायब। तो आप उस पर क्या करना है, जो राइट आंसर उस पर टिक करते जाना मोबाइल से, टच स्क्रीन आजकल सबके पास है ही, तो उसे टिक करते रहना, समझ लो, और आगे बढ़ते रहना। हाँ हाँ, वो दे देंगे जब देंगे आपको। ऑफलाइन तो दे ही रहे हैं, ऑफलाइन दे ही रहे हैं टेस्ट, ऐप पे भी आ जाएगा, और ऐप पे जो ये टेस्ट आएगा ये हमेशा आपके पास पड़ा रहेगा, हमेशा। ठीक है, इसको आप 2 बार 3 बार 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 भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जो ही 25वें क्वेश्चन पे आके आंसर टिक करोगे तो वो ऑप्शन पूछेगा कि आप सबमिट करना चाहते हो या चेक करना चाहते हो। अब कर देते हैं सबमिट, अब और तो क्या चेक करेंगे। जो ही आपने सबमिट किया आपके रिजल्ट आ जाएगा तुरंत ही, ये इतने गलत हुए इतने सही हुए, और तुरंत ही आपके पास क्या आ जाएगी? आंसर की, कि साहब इसका ये आंसर था। तो ये अपना पैटर्न रहेगा, और मैंने आपको पहले ही बता दिया मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा।
एक चैप्टर का एक टेस्ट लूंगा। ये टेस्ट कौन सा चलेगा? क्लास टेस्ट। और यहाँ बोर्ड पे जो क्वेश्चन कराऊंगा, जो नोट्स के साथ दे रहे हैं हम लोग, वो अलग है, क्लास टेस्ट अलग है। और फिर फाइनल क्या चलेगी अपनी? मॉक टेस्ट सीरीज। समझ में आ रहा है? अब कई चैप्टर क्या है, बड़े हैं, और कई चैप्टर बहुत ही छोटे हैं। जैसे ऑडिट की बात करूं तो ऑडिट में 2 टॉपिक पढ़ लो ढंग से। कौन कौन से? एक तो कंपनी ऑडिट और एक अंकेक्षण प्रविधि वाला चैप्टर। इन 2 में 16 क्वेश्चन आएंगे 25 में से, और बाकी जो बच गए उनमें पूरा कोर्स आएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस चैप्टर के एक नहीं 2 क्लास टेस्ट लेंगे। तो इसको पार्ट बना दिए मैंने अलग अलग। तो अभी जो कल आपका टेस्ट होएगा उसमें धारा 139, धारा 140, धारा 141, धारा 142, धारा 144, धारा 143 नहीं आएगी, धारा 142, 144, धारा 145 और धारा 177 अलोंग विथ रूल्स जो आप पढ़ चुके हैं। यानी कि आज तक की जो क्लास में मैंने पढ़ाया वहां तक का टॉपिक पूरा आएगा। समझ में आ रहा है? और ये टेस्ट में अगर आप अच्छा मार्क्स परफॉर्म कर रहे हो तो ना अधीनस्थ बोर्ड की औकात है और ना ही आरपीएससी की, वो आपको इससे भी ज्यादा टफ पूछ लेगा। क्योंकि मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो कहां से दे रहा हूं, या तो एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, जो बहुत सारी पब्लिक सर्विस कमीशन हैं उन्होंने कई बार एग्जाम लिए, या तो वो क्वेश्चन है, और वहां पे अगर कलेक्शन नहीं मिल पाता है तो हम लोग किधर मूव कर जाते हैं? सीए की तरफ। तो या फिर हमारे सीए में आजकल एमसीक्यू पैटर्न वहां भी चालू हो गया है, 30 मार्क्स का एमसीक्यू आते हैं वहां पे भी, और 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर आता है, तो वो मिलेंगे आपको। तो जो मेरा टेस्ट का लेवल रहेगा वो थोड़ा सा क्या रहेगा? एडवांस रहेगा। आपकी एग्जाम में उतना लेवल नहीं आएगा, मतलब उससे कम आएगा। तो अगर आपने एडवांस में ही सही कर लिया तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मुझे बताओ, ये बात समझ में आ गई? अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अंकेक्षक को पद से हटाने के लिए अधिकृत कौन है, तो आंसर क्या दोगे? सर ये तो बताया नहीं कि पद की अवधि से पहले की पद की अवधि की समाप्ति पर पहले हो तो भी सदस्य है और यहां है तो भी सदस्य, तो आंसर हमेशा ही क्या रहेगा? सदस्य रहेगा। समझ में आ गया? पहले वाले में 2 एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आ गई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो और सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या हो? परमिशन हो। यहां सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हटा नहीं रहे। और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अंकेक्षक की स्वतंत्रता पे कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा। उसने जितना काम किया हमने उतना क्या कर लिया? बताओ, रिपोर्ट ले ली। अब ये तो हमारी इच्छा है ना कि हम आपको आगे कंटिन्यू रखें या नहीं रखें। भाई जैसे मेरी शादी हुई तो पंडित जी ने कहा भाई 7 जन्मों का क्या है? रिश्ता है। मैं नहीं मानता इस बात को, नहीं मानता। मैंने कहा भैया अगले जन्म में तेरे से फेरे नहीं लूंगा, समझ लो, पर इस जन्म में तो नहीं छोड़ रहा ना। तो दुनिया मुझे थू थू नहीं करेगी कि देख शादी करके छोड़ दिया, तलाक ले लिया। कोई बोलेगा क्या? बताओ, अगले जन्म में क्या मालूम। तो वो सीरियस मैटर नहीं है। सीरियस मैटर तो कब हो जाता है? हाँ, क्योंकि फिर आपके ऊपर एक टैग लग जाता है तलाकशुदा का, और फिर उसको लोग अलग दृष्टि से देखते हैं कि ये तलाकशुदा है। अब चाहे गलती किसी की भी हो, पर मासूम भी बदनाम होते ही हैं। बोलो समझे नहीं समझे? तो ये कहानी यहां पर है साहब। एजीएम में आए हैं, सदस्य हटा रहे हैं, तो कौन सी सीरियस बात है? उन्होंने नियुक्त करी थी, हमने हमारी रिपोर्ट दे दी, अगले को जम रहा है तो ठीक है, नहीं जम रहा है तो हटा दो। बोलो धारा समझ में आ गई क्या? अब देखो धारा दिखने में कितनी आसान सी है, इतनी सी बात है खाली। कौन हटाएगा बोलो? सदस्य। कहां हटाएंगे? एजीएम में। क्या पास करके? और धारा कंप्लीट। पर इसके पीछे की कहानी बहुत है, इसके पीछे की कहानी बहुत है। मैं आपको 10 जून की बात बताता हूं। ये 10 जून को मैंने एक प्रोग्राम किया था। हमारे बड़ियों में बहुत सारी कुरीतियां हैं, तो उन्हीं कुरीति का एक पार्ट में भी था। हमारे यहाँ पे क्या प्रोजन होते हैं, तो प्रोजन में क्या होता है साहब, आपके अगर लड़का है तो प्रोजन करने पड़ते हैं, माता की पूजा पाठ होते हैं, पूरे गांव को जिमाते हैं, नहीं तो बच्चे की शादी नहीं कर सकते आप। ये कुरीतियां हैं साहब, उसमें 20-25 लाख रुपए मेरे तो ठंडे होली है।
कि वो शादी जैसा ही है बिल्कुल, और मेरे ससुराल वाले फिर से ठंडे हो लिए बेचारे, क्योंकि उनको वापस से दहेज देना पड़ा। सारा सिस्टम शादी वाला ही था, बस दूल्हा और दुल्हन वही थे, वो चेंज नहीं हो सकते, बाकी सारा सिस्टम वो का वो था। तो मैंने प्रोग्राम किया, सारे रिश्तेदारों को बुलाया, गांव वालों को बुलाया, तो मेरे फूफा जी आए। मैंने तो मेरी जान में बहुत अच्छा कार्यक्रम करा, बहुत अच्छा खाना बनवाया। फूफा जी खा पी के टन, फिर क्या बोलते हैं, यार बेटा तूने पान की थड़ी नहीं लगवाई, मजा नहीं आया यार। मैं कहा फूफा जी गलती हो गई, अब मैंने वाकई में पान नहीं लगाया था। मैं कहा गलती हो गई, बोला नहीं गलती वलती नहीं होती, मेरे को तो अभी की अभी पान चाहिए। अरे यार अचानक से कहां से पान की थड़ी लगवा दूं? अगर उन्हें पान खाना ही था तो मुझे बोलते कि बेटा मैं आऊंगा, पान की थड़ी जरूर मिलनी चाहिए। समझे नहीं समझे? अब ये मैंने कहानी क्यों सुनाई वो सुनो। कौन हटाना चाह रहा है ऑडिटर को? मान लो ये एजीएम आ गई और आप में से अचानक से 4-5 लोग क्या कहते हैं, इस ऑडिटर को हटाओ साहब, दूसरे को नियुक्त करेंगे। अरे मैं रातों रात दूसरा कहां से ले आऊं? तुम्हें हटाना था, तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात थी तो पहले बताते तो सही। तो इसकी पूरी प्रोसेस है। अब मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस बताता हूं कि अगर आप इस अंक 100 को हटाना चाहते हो ना, तो इसकी प्रोसेस क्या है, इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, समझ रहे हो? और ये प्रक्रिया कंपनी एक्ट की धारा 115 में दी गई है। इसलिए धारा 140 की उपधारा 3 को, धारा 140 की उपधारा 4 को सदैव किसके साथ पढ़ेंगे? 115 के साथ पढ़ें। ये दो धाराओं को मिलाकर पढ़ना आपको। समझ में आ रहा है क्या? और ये बहुत मैं आपको पूरा डेप्थ में ले जाके पढ़ा रहा हूं। अगर आप में से कोई सीए का स्टूडेंट भी बैठा हुआ ना, तो उसको भी नहीं मालूम कि ऐसा हुआ है क्या, क्योंकि उन्होंने भी नहीं पढ़ी इतनी डेप्थ में जाके। तो धारा 140 की उपधारा 4 हमेशा किसके साथ पढ़ी जाएगी? धारा 115। अब धारा 115 में प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले हमें क्या बुलानी है बताओ? एजीएम, क्योंकि अंक 100 को कहां ठा रहे हैं अपन? कहां ठा रहे हैं बताओ? एजीएम में। तो एजीएम बुलाएं? बुलाएं या नहीं बुलाएं? कौन बुलाएगा? कंपनी बुलाएगी। न्योता भेजेगी क्या, या बिना न्योते ही पहुंच जाओगे आप? आपको क्या मालूम कब एजीएम हो रही है, कब मीटिंग हो रही है? सूचना तो दो, बुलाओ तो सही। कंपनी किसको सूचना देगी? किसको सूचना देगी? सदस्यों को। एक को या सबको? कंपनी सभी सदस्यों को सूचना देगी। समझ में आ रहा है? क्या सूचना देगी? कि आना है भाई, न्योता है, खोलेगी हनुमान जी पे रसोई नंबर 25, आप सबका स्वागत है। समझ में आ रहा है क्या? बस इतना सा बोल देते ना हम, खोलेगी हनुमान जी रसोई नंबर 25, इतने में समझ जाता है कि दावत में क्या होगा। बताओ क्या होगा? खाए हो नहीं खाए खोलेगी हनुमान जी की? फिर तेरा जीवन ही व्यर्थ है। मैं खोलेगी हनुमान जी के चक्कर में तो दुबई नहीं गया आज तक। वहां खोलेगी हनुमान जी है नहीं, कभी खा के आना आप। और कोई जरूरत नहीं कोई बुलाए, यहाँ तो पहुंच जाओ वैसे ही। रसोइयाँ चलती रहती है वहां पे, 40-40 रसोइयाँ, जाके बैठ जाओ, कौन पूछता है। अगर एक बार वहां की दाल बाटी चूरमा खा लिया ना आपने, आओ बोलोगे यार सुबह शाम यही बैठ जाए। समझ रहे हो आप? तो बताओ, बताने की जरूरत है क्या कि हम आपको क्या खिलाएंगे? क्योंकि तो नॉर्मल है, सबको ही मालूम है कि साहब स्वामनी कर रहे हैं लोग, तो क्या खिलाएंगे? दाल बाटी चूरमा ही खिलाएंगे। एजीएम बुला रहे हो आप, क्या बुला रहे हो? एजीएम बुला रहे हो कि एजीएम? तो एजीएम में कितने काम होते हैं बताओ? पढ़ा चुका हूं मैं आपको। एजीएम में कितने काम होते हैं? 4 काम। कौन कौन से? बैलेंस शीट P&L का अप्रूवल, अंक 100 की नियुक्ति, संचालक की नियुक्ति और लाभांश की घोषणा। ये 4 नॉर्मल काम है जो हमेशा कहां होते हैं? तो ये सबको ही मालूम है। तो सूचना में भेजूंगा। सूचना 2 प्रकार की बताई थी मैंने आपको, बताओ कैसी? सूचना 2 प्रकार की बताई थी, कैसी? एक साधारण और एक विशेष। समझ गए?
साधारण सूचना किसको कहते हैं और विशेष किसको कहते हैं? बता बेटा, बताया था मैंने क्लास में। बताओ, साधारण सूचना किसको कहते हैं और विशेष किसको कहते हैं? देखो, साधारण सूचना में सिर्फ 4 चीजें लिख के दी जाती हैं। 4 चीजें क्या? जब आप साधारण सूचना भेजते हो, साधारण प्रस्ताव मत समझ लेना, अभी तो मीटिंग आई नहीं, मीटिंग का न्योते की बात कर रहा हूं। न्योता भी 2 टाइप का होता है, एक साधारण और एक विशेष। साधारण सूचना में केवल 4 चीजें आती हैं, डे, डेट, टाइम और प्लेस। आप सूचना में खाली 4 चीजों का जिक्र करेंगे कि आज दिनांक, बार, ये इतनी बजे यहां पर आपकी मीटिंग है, आप लोगों को आना है। ये नहीं बताएंगे कि क्यों बुला रहे हैं। समझ में आ रहा है? सबके क्लियर है क्या कि आज इतनी बजे आपको आना है? बताओ, मैं विशेष तौर पे सूचना क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मैं क्या बुला रहा हूं, और एजीएम में सबको ही मालूम है काम होने, तो अलग से बताने की जरूरत क्या है? क्या आज आपको क्लास का टाइम बताया गया था कितनी बजे है? तो फिर आप टाइम पे कैसे आ गए? सर ये तो रूटीन है, उसमें अलग से बताने की जरूरत क्या है? पर कल का, कि कल की छुट्टी है बताई गई है, और परसों का टाइम भी बताया जाएगा। ये रूटीन नहीं है तो बताना पड़ेगा। समझ रहे हो ना आप? तो साधारण एजीएम अगर आप बुला रहे हो तो हमेशा सूचना कैसी जाती है? साधारण सूचना। कंपनी ने किसको सूचना दी? कैसी सूचना दी? साधारण सूचना, ऑर्डिनरी नोटिस। क्योंकि इसमें खेल सूचना का है, पूरा ध्यान रखना, इसमें पूरा खेल किसका है? सूचना का है। कैसी सूचना दी बताओ? साधारण सूचना, भाई आप लोगों को आना है। क्लियर है क्या? तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, संडे को जो आपकी क्लास लगेगी वो जम्मू कश्मीर में सुबह 7 बजे है। क्लियर है? और ऑडिट और बीओ की क्लास जम्मू कश्मीर में होगी, अकाउंट्स की यहां पर वापस हो जाएगी जयपुरी। आप लोग सादर आमंत्रित हैं, जरूर पधारें। वाह सर, हनुमान जी हम उड़ के चले जाएंगे, उड़ के आ जाएंगे। अगर किसी को न्योता देना ही है तो बताओ कैसे दोगे? अब जैसे मेरी बहन ने एक मकान खरीदा है और उसका वो करते हैं ना, नांगल बोलते हैं जिसको हम, वो नांगल का प्रोग्राम है। परसों रात को मेरे पास में उसका फोन आया, बोलो भाई तेरे को आना है। मैं गाएंगे, तेरे घर का नांगल में नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? मैंने कहा कब का है? बोले 11 मई का। मैंने कहा अभी तो फरवरी चल रही है। देखो, सही मायने में अगर किसी को बुलाना है ना तो न्योता ऐसे दिया जाता है, क्योंकि वो भी जानती है भाई इतनी दूर है, वो कलकत्ता रहती है, कि टिकट भी बनवाएगा, व्यवस्था भी करेगा, तो पहले ही सूचना दे दी जाए। आप किसी को रातों रात सूचना दे दो कि कल तुम्हारी मीटिंग है, सदस्य कहाँ रहते हैं? देश के कोने कोने में, कैसे आ जाएंगे? इसलिए एक्ट में एक रिक्वायरमेंट डाल दी कि एजीएम की जो सूचना दी जाएगी वो कम से कम, ये आपका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कम से कम 21 क्लियर डेज बिफोर एजीएम। एजीएम से कम 21 क्लियर डेज पहले सूचना देनी है। ये नहीं कि कल ही मीटिंग बुला ली। सामने वाले को टाइम तो दो। कितने दिन का टाइम दोगे बोलो? नहीं, गलत मत पढ़ो। कितने दिन की सूचना देंगे? 21 क्लियर डे। सर ये क्लियर डे का मतलब क्या है? उस दिन मौसम साफ हो, ऐसा ऐसा क्या? नहीं, तो क्लियर डे का मतलब समझो, जब भी आप 21 दिन की कैलकुलेशन करोगे, 21 क्लियर डे की कैलकुलेशन कैसे करोगे? 21 डेज तो ये ले लेना। क्लियर है? एक दिन, जिस दिन आप नोटिस भेजोगे, सूचना भेजोगे, वो दिन छोड़ देना नोटिस भेजने का। समझ में आ रहा है? और एक दिन किसका छोड़ देना? सभा का। जिस दिन सभा है वो दिन छोड़ देना। क्लियर है? और 2 दिन डाक के छोड़ देना, कि 2 दिन डाक का समय मान लो। तो टोटल कितने दिन हो गए?
25 दिन, ये 4 दिन है। अगर मेल के थ्रू हो रहा है तो 2 दिन ये मत गिनना, तब कितने हो जाएंगे? 21 और 2 23 हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं आज सूचना भेज रहा हूं, आज तारीख क्या है? 10 फरवरी। अगर मैं आज सूचना भेज रहा हूं तो आज का दिन अगर आप इंक्लूड कर रहे हो और मीटिंग का दिन इंक्लूड करो तो मेरी बताओ कौन सी उंगली पे आना चाहिए दिन? 25वें दिन। जैसे 10 फरवरी, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे मेरी 25वीं उंगली पे जो तारीख आएगी उससे पहले आप एजीएम नहीं बुला सकते। कितने दिन का गैप होना चाहिए? कम से कम नोटिस भेजने की तिथि से मीटिंग की डेट 25 दिन होनी चाहिए। इसको 21 क्लियर डेज कहते हैं। बोलो समझ में आ रहा है क्या? तो सभा बुलाने के लिए कम से कम कितने दिन की सूचना भेजनी है? 21 क्लियर डेज की सूचना भेजनी है। किसको भेजनी है? किसको भेजनी है जी? सभी सदस्यों को भेजनी है। पहुंच गई सबके पास सूचना? इनमें से कई सिरफिरे हैं मेरे जैसे, इनके पास में सूचना आई, सूचना आते ही कोई गजनी टाइप का था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। सूचना देखते ही याद आ गया, अरे ये तो वही एजीएम है जिसमें अंकेक्षक के पद की अवधि क्या हो रही है? समाप्त। और इनमें से कुछ ये चाहते हैं कि इस अंकेक्षक को हम क्या नहीं करें? पुनर्नियुक्त नहीं करें, इसकी जगह पर किसी और को नियुक्त करें। कौन चाह रहा है ये बात? किसके मन में है ये बात? बताओ। अगर मान लो कोई सदस्य की अचानक से मीटिंग में भी चाह रहा है कि इसको उठाते हैं तो कुछ नहीं होगा। अगर पान की थड़ी लगवानी है पहले बताना पड़ेगा। ये नहीं कि आ गए मीटिंग में और बोले नहीं हटाओ इसको, ऐसा नहीं होगा। तो बताओ, अगर आप एजीएम में अंकेक्षक को उठाना चाहते हैं तो रिक्वायरमेंट कहां से आनी चाहिए? कौन उठाना चाह रहा है? तो रिक्वायरमेंट किसकी आएगी? जो ही कंपनी ने ये सूचना भेजी किसको? सदस्य को। ये सदस्य अब वापस से सूचना भेजेंगे। किसको भेजेंगे? कंपनी को। क्या भेजेंगे? कि सावधान, हमारे और क्यों आ रहे हो तुम? इस अंकेक्षक को पद से हटाएंगे और इसकी जगह पर दूसरे को क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। ये बात कौन लिख के दे रहा है? तो बताओ, सारी बातें लिख के दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? तो सदस्यों की तरफ से जो सूचना आई वो कैसी हुई? विशेष सूचना, क्योंकि इन्होंने बाकायदा लिख के दे दिया कि हम इस एजीएम में आएंगे और ऑडिटर को हटाएंगे। समझ में आ रहा है? अब एग्जाम में जो पूछा जाता है इस सेक्शन से ज्यादा कर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि अंकेक्षक को एजीएम में हटाने के लिए क्या आवश्यक है? सदस्यों से विशेष सूचना। अगर कोई सदस्य को तकलीफ ही नहीं है, विशेष सूचना नहीं आई, तो एजीएम में अंकेक्षक नहीं हटेगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है बेटा? तो बताओ, सदस्यों से क्या आनी जरूरी है? विशेष सूचना। कितने दिन पहले? तो यहां पर बच्चों मैंडेटरी रिक्वायरमेंट डाल दी, एजीएम से 14 दिन पहले। भाई कंपनी को भी तो अरेंजमेंट करने का टाइम दोगे, कंपनी को भी तो टाइम दोगे। आप उसको 14 दिन पहले ही बता दोगे कि हम लोग आ रहे हैं, इस अंकेक्षक को हटाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है क्या? पक्का आ रहा है समझ में? नहीं, ये बात इस बच्चे ने अच्छी पूछी कि सर सबको ही सूचना देनी जरूरी है क्या? तो तब तो ये जिंदगी में नहीं हटना। सारों के मन में कैसे आएगी ये बात कि इस अंकेक्षक को हटाएं? कुछ एक ही तो सरफिरो थे, सबके मन में थोड़ी आती है। तो साहब इस बच्ची ने रिलायंस का एक शेयर खरीद लिया, तो ये क्या बन गई? कंपनी की सदस्य। और हल्ला मचा दिया, आज तो अंबानी को हिला देंगे, इसके अंकेक्षक को हटा देंगे। एक औकात होनी चाहिए। कलयुग में किसकी आवाज में होता है दम? जिसकी जेब में होती है रकम। ऐसा होता है क्या? कलयुग ऐसा। मैं आपको बताऊं, हमारे जब मैं पढ़ा करता था तो हमारे टाइम में एक लड़का था नरेश टेलर करके, जो हमारी कॉलोनी का गुंडा था। होते हैं ना कहीं गुंडागर्दी टाइप के लोग, और वो आते जाते सबसे मारपीट करना, और ये उसका काम था। उससे लोग दूर ही हटके चलते थे। देखो, सारे गुंडे प्रताप सिंह खचरियावास तो नहीं बन सकते ना।
गुंडागर्दी भी करो तो अव्वल दर्जे की करो ताकि कैरियर बने उसमें। सारे गुंडे राजपाल सिंह शेखावत तो नहीं बन सकते हैं कि साहब कॉलेज के अध्यक्ष थे और बाद में नेता बन गए। कई गुंडों का कैरियर खत्म हो जाता है, जिंदगी को तो तरीके से जीना पड़ेगा। तो उस गुंडे का कैरियर हो गया खत्म। वो हमारे गांव में एक फैक्ट्री है, वहां पे मजदूरी करता है, 10-11 हजार रुपये कमाता है। तो एक दिन उसका मेरे पास में फोन आया कि जुगल भाई पहचान गया क्या? मैं कहा क्यों पहचानूं, ये बता, कोई कारण तो तेरे को पहचानने का। अरे मैं वो बोल रहा हूँ नरेश, ये वो। मैं कहा कौन नरेश? अरे बोले तुम लोग मेरे से डरा करते थे। मैं कहा हाँ हाँ। अरे यार तेरे से एक रिक्वेस्ट है यार। मैं कहा बोल। बोले यार मेरा बेटा है ना बेरोजगार हो रखा है, तू कहीं पे उसको जयपुर में सेट करा दे। मेरे सामने गिड़गिड़ाने लग गया। तो मैं अपने दिन याद करने लगे, यार ये वही आदमी जिससे हम डरते थे, आज ही हमारे सामने हाथ जोड़ रहा है। तो कलयुग है बेटा, कलयुग में उसी की आवाज में दम होता है जिसकी जेब में रकम होती है। तो बताओ कौन सदस्य ये जुर्रत कर सकते हैं, कौन अपनी आवाज इतनी बुलंद कर सकते हैं कि इस अंकेक्षक को उठा देंगे? तो इन्होंने कहा भैया केवल वही सदस्य अपनी आवाज उठाएंगे जिनके पास 1% ऑफ क्या हो, टोटल कैपिटल बोल दो या वोटिंग पावर बोल दो, कुल पूंजी का आपके पास में 1% होना चाहिए। तो अगर आपके पास एक शेयर है तो काम नहीं चलेगा। रिलायंस में 50 करोड़ की कैपिटल है तो 1% निकाल लो, इतने के शेयर हैं तो बात करना, नहीं तो चुप रहो। समझ लो, या 5 लाख रुपए, या तो 1% हो या कितना हो 5 लाख, जो भी कम होगा। अगर मान लो एक आदमी के पास नहीं है इतना तो 2-4 मिल के आवाज उठा लो। 2-4 जो मिलेंगे उनके पास इतनी औकात होनी चाहिए। ये लोग कंपनी को क्या करेंगे बताओ? विशेष सूचना भेजेंगे। कितने दिन पहले? अच्छा अभी तक एजीएम आई ही नहीं है, अभी तो सूचनाओं का दौर चल रहा है, मीटिंग बुलाने से पहले की कार्रवाई चल रही है। अब जो ही कंपनी में यह सूचना आई तो सीन वैसे ही रहा जैसे हनुमान जी लंका में पहुंचे। खलबली मच गई कि अजीब बानर कौन आ गया। तो कंपनी में भी खलबली मच गई कि अरे साहब ऑडिटर को हटाने का क्या आ गया, न्योता आ गया, किस ऑडिटर को हटाएंगे और दूसरे को नियुक्त करेंगे। तो कंपनी तुरंत इसकी एक कॉपी किसको भेजेगी? ऑडिटर को। कंपनी तुरंत एक कॉपी किसको भेजेगी? ऑडिटर को। और क्या कहेगी कि भाई तेरा बुलावा आया है, अंशधारियों ने तुझे बुलाया है। बोले क्यों साहब? बोला आरती उतारेंगे तेरी, तुझे हटाने के लिए तेरा बुलावा आया है, तुझे पद से क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। अगर तुझे कोई बात है, तेरे मन में कोई तकलीफ है, कुछ कहना चाहता है तो कह दे। तो ऑडिटर कहा साहब मुझे कहना है। तो ऑडिटर कंपनी को रिटर्न में क्या देगा? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ऑडिटर क्या देगा बताओ? लिखित अभ्यावेदन देगा। किसको देगा? कंपनी को, कि साहब मुझे ये तकलीफ है, जब लोग आए तो उनके सामने मेरी बात रख देना। अब कंपनी क्या करेगी? वापस से सारे शेयर होल्डर को सूचना भेजेगी। बताओ क्यों? वापस क्यों भेज रही है सूचना? क्योंकि सबको नहीं मालूम ना कि ऐसा कोई हंगामा हो रहा है, वो तो जो सिर फिरे उनको मालूम है बस। तो कंपनी वापस से सबको सूचना भेजेगी। अब के बताओ सूचना कैसी भेजेगी? साधारण की विशेष। अब के कंपनी सूचना भेजेगी विशेष कि भाई जिस भाई को आना है आ जाना, क्योंकि अंकेक्षक को हटाया जाएगा। और साथ ही साथ ऑडिटर का इस सूचना के साथ क्या अटैच कर दिया जाएगा? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की। ऑडिटर ने अपने पक्ष में ये बातें कही है। अब जिसको आना है वो आ जाना। कितने दिन पहले? एजीएम के 7 दिन पूर्व। एजीएम के कितने दिन पूर्व? 7 दिन पहले। समझ में आ रहा है क्या? भूल जाओ तो टेबल याद कर लेना, 7 की पर उल्टी 21 दिन, 14 दिन, 7 दिन। समझ में आ रहा है? होला हो गया, सबके पास सूचना पहुंच गई। अब क्या होगा आगे? अब क्या आएगी? एजीएम। एजीएम में कौन आएंगे? सदस्य। एक आएंगे कि सब आएंगे?
एक आएंगे या सब आएंगे? सब आएंगे। सिरफिरे भी आएंगे तो बाकी के भी आएंगे। चलेगी किसकी? सबकी चलेगी, बहुमत से चलेगा। मामला क्या पास किया जाएगा? ओआर, और अंकेक्षक को हटा दिया जाएगा। ये प्रोसीजर होती है। बताओ, किसी के कोई गणित अटक गई हो, कोई मन में कोई कंफ्यूजन चल रहा हो कि ये क्या हो गया? 5 लाख रुपए अमाउंट में फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। किसकी होती है? फेस वैल्यू। यहां तक सबके समझ में आ रहा है क्या? एक बार रिपीट कर देता हूं। यदि अंकेक्षक को एजीएम में हटाना चाहते हैं तो कौन हटाएगा? सदस्य। क्या पास करके हटाएंगे? साधारण प्रस्ताव। ये तो हो गया प्रोविजन। पर इससे पहले की प्रोसीजर क्या है कि कंपनी पहले न्योता भेजेगी, फिर जो हटाना चाहता है वो विशेष सूचना भेजेंगे। अगर मान लो किसी सदस्य से ऐसी कोई विशेष सूचना आई नहीं तो वो अंकेक्षक एजीएम में नहीं हटेगा। आप कहें सर हम एजीएम में आगे हम यहाँ पर आवाज उठाएंगे साहब हम इसको हटाना चाहते हैं, तो नहीं, पहले बता दे ताकि हम ऑडिटर को भी न्योता भेज देते। बोलो समझ में आ गया? आगे बढ़ूं। 1% ऑफ टोटल कैपिटल। सदस्यों की संख्या से मतलब नहीं होता। कंपनी में तो एक ही नारा है, एक शेयर एक वोट। आपके पास में 100 शेयर है तो आप 100 आदमी हो। ये सहकारी समिति थोड़ी है कि एक आदमी का एक वोट। कंपनी में क्या होता है? एक शेयर का एक वोट। आज रिलायंस का मालिक अंबानी क्यों है? क्योंकि उसके पास में मेजोरिटी क्या है? शेयर होल्डिंग है। तो वो वोट देता है और अपना मामला पास कर लेता है। अगर किसी भी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर मेरे पास आ गए तो मालिक में बन गया, क्योंकि जो भी निर्णय होगा वोट पड़ेंगे, वोट पड़ेंगे, मैं मेरे पक्ष में निर्णय ले लूंगा। समझे नहीं समझे? भाई हम लोग चुनाव में भी देखते हैं लोग कि पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है, और पूर्ण बहुमत आ जाता है तो विपक्ष को बोलने की आजादी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है कि वो सदन में बोल ही नहीं सकते। बोलो समझ में आ रहा है? यहां तक की सारी चीजें क्लियर है क्या? 21 दिन वाला ये तो नॉर्मल प्रोविजन है। कोई भी मीटिंग बुलाओगे तो कम से कम कितने दिन पहले सूचना देनी है? क्योंकि सामने वाला तैयारी करेगा ना, ऐसे अचानक से थोड़ी आ जाएगा। मैं आपको कल कह दूं कि जम्मू कश्मीर में क्लास होगी आपकी, आप कैसे आ जाएंगे? हाँ, हो सकता है मैं आपको 2 महीने पहले बता देता तो आप टिकट बना लेते, जो भी करनी थी तैयारी कर लेते। तो कम से कम कितने दिन पहले सूचना भेजनी जरूरी है? 21 दिन पहले। बोलो समझ में आ रहा है? अब बताओ ये पूरी प्रोसीजर कहां अटक सकती है, कहां इसमें डिस्टरबेंस आ सकता है? देखो, कंपनी तो एजीएम की सूचना भेजेगी। पहला डिस्टरबेंस कि अगर किसी भी सदस्य ने कोई विशेष सूचना नहीं भेजी तो फिर अंकेक्षक हटेगा ही नहीं। तो हटाने के लिए आवश्यक तत्व क्या हो गया? सदस्यों से क्या आनी चाहिए? विशेष सूचना। और यही क्वेश्चन आता है कि एक अवकाश ग्रहण कर रहे अंकेक्षक के स्थान पर किसी अन्य अंकेक्षक को नियुक्त करने के लिए आवश्यक क्या है? ऑप्शन ए साधारण प्रस्ताव, ऑप्शन बी विशेष प्रस्ताव, ऑप्शन सी साधारण सूचना, और ऑप्शन डी विशेष सूचना। तो आपका आंसर क्या होगा? विशेष सूचना। बोलो बात समझ में आ रही है? दूसरा डिस्टरबेंस कहां आ सकता है वो सुनो, कि ये सारी बात हो गई, कंपनी ने सूचना भेज दी, सदस्यों ने नहीं भेज दी, और कंपनी ने किसको कहा? ऑडिटर को, कि भाई तुझे कुछ कहना है तो बोल। अब वो क्या कर रहा है? कहना है पर कह भी नहीं रहा। तो टाइम तो जा रहा है ना डेली, और कंपनी को ये सारी चीजें वापस कब भेजनी है? 7 दिन पहले। ऑडिटर रोक के बैठा है। तो यदि अंकेक्षक के द्वारा समय पर क्या नहीं दिया जाए? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो कंपनी क्या करे? तो यहां पर ध्यान से सुनना, यदि अंकेक्षक के द्वारा समय पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता है, टाइम पर देते आप तो हम आपका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन साथ में भेज देते। तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करेगी बताओ? आप खुद अपना दिमाग लगा के बताओ। ऐसी स्थिति में इस डायग्राम में देख के बताओ कंपनी क्या करे? बिल्कुल सही कहा सिकंदर ने कि कितना इंतजार करेंगे भाई, तुम टाइम पे दे नहीं रहे हो। तो कंपनी सभी सदस्यों को केवल क्या भेज देगी? किसको छोड़कर?
समझ में आ गया? तो बताओ कंपनी क्या करेगी? बिना WR के, बिना WR के सदस्यों को विशेष सूचना भेज देगी। बिना WR के सदस्यों को विशेष सूचना भेज देगी। बोलो समझ में आ रहा है क्या? सर फिर तो ऑडिटर अपनी बात कह ही नहीं पाया, पहले नहीं कह पाया तो क्या हुआ? AGM अभी बाकी है। अब क्या आएगी बताओ? AGM। तो AGM में फिर मैंडेटरी क्या हो जाएगा? AGM में WR को पढ़ा जाएगा। WR समझ गए ना? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जो अंकेक्षण के लिखित में दिया है उसको पढ़ा जाएगा। भाई लोगों के सामने ये बात तो आनी चाहिए ना कि ऑडिटर को आप बैठा रहे हो, ऑडिटर क्या कहना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ WR की कॉपी, WR की एक प्रति कहां जमा करानी पड़ेगी? ROC में जमा होगी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में आपको क्या कराना पड़ेगा बताओ? जमा भी कराना पड़ेगा। अगर ऑडिटर ने टाइम पर WR नहीं दिया तो ये प्रोसीजर होगी फिर। और इस तरीके से ऑडिटर का उठाने की प्रोसीजर है पूरी। अब पूछो किसी को कोई डाउट है तो आगे बढ़े। तो ये आज आपकी धारा 140 की उपधारा 4 भी क्या हो गई? पूरी हो गई। एक बार मैं रीड आउट करके बताता हूं आपको नोट से। देखिए, अंकेक्षक को पद की अवधि की समाप्ति पर हटाना बोल दो, या फिर क्या बोल दो? अवकाश ग्रहण कर रहे अंकेक्षक के स्थान पर किसी अन्य अंकेक्षक को नियुक्त करना है बेटा। तो वो तो उसका अधिकार है, नहीं दे तो ना सही। भाई मैंने आपको कहा कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछें। बताओ, बार बार पूछता हूं नहीं पूछता आपसे? कई बच्चे चुप रहते हैं, तो चुप्पी को क्या मान लिया जाए? स्वीकृति मान ली जाए। तो मेरी सगाई हुई थी, यही तो हुआ। तो सगाई हुई थी, मेरी बहनें आई मेरे पास कि भाई पसंद है ना। मैं सोच रहा था कुछ, उन्होंने हाँ मान ली। आज तक भुगत रहा हूं, क्योंकि साइलेंस इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस। चुप रहना स्वीकृति के समान होता है। जहां चुप रहने वाले का बोलना क्या होता है? कर्तव्य। तो आपकी चुप्पी को स्वीकृति मान ली जाएगी। तो अगर आपको मैंने हक दिया कि आप बोलो, आप अगर नहीं बोलूंगा तो मत बोलो। ये तो आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य थोड़ी है। नहीं बोलना तो मत बोलो। बोलोगे तो पढ़ के सुना देंगे सबको, नहीं बोलोगे तो नहीं सुनाएंगे। सिंपल सी बात है ये तो। आगे बढ़े। तो देखो, ये धारा किसके ऊपर लागू नहीं होती है? आवर्तन के प्रावधान वाली कंपनी में। बताओ क्यों नहीं होती? क्योंकि वो तो पुनर्नियुक्त होगा ही नहीं, तो हटने का तो मतलब ही नहीं। दूसरी चीज, हटाने के लिए हमें क्या करना है? AGM में साधारण प्रस्ताव पारित करना है। यहां पर सेक्शन कंप्लीट हो जाती है। पर आगे की जो मैंने पॉइंट बताए वो धारा 115 के साथ है। धारा 115 क्या कहती है कि अगर हटाना ही चाहते हो तो अंशधारियों से क्या आनी चाहिए? बताओ। विशेष सूचना AGM की तिथि से कम कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। कौन से अंशधारी इतनी जरूरत कर सकते हैं? जिनके पास कुल वोटिंग पावर या कुल पूंजी का कितना हो? 1% हो या 5 लाख रुपए के अंश हो। और ऑडिटर को भी लिखित में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और फिर ऑडिटर को हटा दिया जाएगा। बोलो समझ में आ गया क्या? क्लियर है यहां तक का? और अब हम आखिरी धारा पे चलते हैं। धारा 140 की उपधारा 5, ये आपके मॉक टेस्ट की आखिरी धारा। फिर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर लेंगे। धारा 140 की उपधारा 5, ये नई धारा लॉन्च हुई है। और ये धारा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नीरव मोदी के भागने के बाद लागू हुई है। ये नीरव मोदी 11,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। 1-2 रुपए थोड़ी लेके भागा। कितने? क्या उस पंजाब नेशनल बैंक की ऑडिट नहीं हो रही थी? तो ये अचानक से धमाके कैसे होते हैं? क्या अडानी की ऑडिट नहीं हो रही? ये अचानक से धमाके कैसे होते हैं? ये इतना बड़ा फ्रॉड और लोगों को अचानक से सामने आता है कि अरे यार इतना स्कैम हो गया। एक दिन में हो जाता है क्या स्कैम? पूरी प्लानिंग होती है। तो फिर ऑडिटर क्या कर रहे थे? ऑडिटर क्या कर रहे थे बताओ?
ऑडिटर खुद कपट में क्या हो गए? कैसा होता है? देखो मैं आपको बताऊं, रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों क्या हैं? अपराध हैं, जुर्म है, और देश के लिए हितकारी नहीं है। समझ रहे हो आप? और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि रिश्वत देने वाले को भी ऊपर दंड मिलेगा और रिश्वत लेने वाले को भी। तो ये मान लो बच्चों, मैं घोर नरक में जाऊंगा। मैंने घर वालों को कह रखा है कि जब मैं मर जाऊं तो स्वर्गीय मत लिखना, मैं जाऊंगा ही नहीं स्वर्ग में। मुझे तो पहले से ही मालूम है। बोले कैसे? मैंने आज तक जितना पैसा खुद ने नहीं कमाया ना, उससे ज्यादा की तो मैंने रिश्वत दी है, और आज तक मुझे कोई सिंघम नहीं मिला। एक बंदा, मैंने डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को भी रिश्वत दी हुई है, जिसके यहाँ पे लाल बत्ती जलती रहती है, बाहर चौकीदार बैठा रहता है, अंदर घुसने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, आईएएस ऑफिसर है, समझ रहे हो, उसको भी हमने रिश्वत दी है। और मुझे अब तो डर ही नहीं लगता, ओपन बोलता हूं, सर देख लो, सेटल कर लो। समझ रहे हो आप? तो ये तो देश के हितों के क्या है? विरुद्ध है। कंपनी में आप कपट खोजने गए थे कि कपट करने गए थे? तो बच्चों बताऊं, आप जब जूनियर अकाउंटेंट बन जाओ, मन लगा के काम करना, काम से चोरी मत करना, क्योंकि जो चरेगा, जो फिरेगा वो चरेगा। काम करोगे तो अपॉर्चुनिटी निकलेगी, काम ही नहीं करोगे तो अपॉर्चुनिटी निकलेगी कहां से? समझ रहे हो? तो जब ऑडिटर कपट ढूंढने के लिए गया तो कपट ढूंढे, पर ढूंढकर उजागर नहीं किया, दबा दिया, मिली भगत कर ली। 11,000 करोड़ के स्कीम में अगर 2-4 करोड़ भी इधर आ गए तो क्या बुराई है साहब? तो ये ऑडिटर कपट में शामिल हो गए, कपट में इन्वॉल्व हो गए। क्या ऐसे आदमियों को बख्शा जाए? तो धारा 140 की क्या आ गई? उपधारा 5। अब देखो ऑडिटर के साथ क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो ये धारा कब लागू होती है बताओ? कपट के संबंध में। अगर फ्रॉड नहीं है तो ये धारा नहीं लगेगी। ये धारा लगती कब है बताओ? फ्रॉड के संबंध में। अब फ्रॉड के संबंध में देखो, अगर एनसीएलटी को ऐसा लगता है, तो पहले तो बताओ एनसीएलटी का मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। वही ट्रिब्यूनल आ गया वापस, जो भी कंपनी के मामले हैं पहले कहां पे जाएंगे? ट्रिब्यूनल में। अगर एनसीएलटी को ऐसा लगता है, कैसा लगता है साहब, कि ये जो अंकेक्षक है, ये अंकेक्षक कपटपूर्ण तरीके से क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। अंकेक्षक कपटपूर्ण तरीके से कार्य कर रहा है। अंकेक्षक कपटपूर्ण तरीके से क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। यदि किसको लगता है बताओ? किसको लगता है? अंकेक्षक को ऐसा लगता है, एनसीएलटी को ऐसा लगता है कि अंकेक्षक कपटपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, या उसको ऐसा लगता है कि अंकेक्षक कपट को छुपा रहा है। तो छुपाना भी बच्चों कपट करना ही होता है। बताएंगे अभी आपको, मुखबिर होते हैं इनके। अंकेक्षक कपट को छुपा रहा है, अंकेक्षक कपट को छुपा रहा है, या इनको ऐसे लगता है कि अंकेक्षक वहां के प्रबंधकों के साथ क्या कर बैठा? मिली भगत कर रहा है। कि साहब ये तो मिलकर ही स्कैम कर रहे हैं, या लोगों ने जो स्कैम कर रखा है उसको छुपा रहा है, या खुद ही कपट कर रहा है। अगर एनसीएलटी को ऐसा लगा कि ऐसा मामला है, अच्छा अब इस सिकंदर ने जो बात पूछी उसका जवाब देते हैं कि सर एनसीएलटी को ऐसा कैसे लगता है, ऐसा कैसे लग गया साहब? तो ऐसा कैसे लगा? देखिए मेरे मोबाइल में मैंने लॉक लगा रखा है, शादी से पहले लॉक नहीं था। लॉक लगाना पड़ा, पासवर्ड सेट कर रखे हैं, क्योंकि कभी व्हाट्सएप वो चेक करती है,
कभी कॉलिंग चेक करती है, तो उसको ऐसा क्या लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा उसको कैसे लग गया बताओ? मैंने तो ऐसी कोई हरकत भी नहीं करी कि मुझे पासवर्ड डालने पड़े। बताओ उसको ऐसा क्यों लगा और कैसे लग गया उसको ऐसा? हाँ, देखो मैं बताऊं, उसने अपने गुप्तचर छोड़ रखे हैं, जो है तो मेरे पर हो रखे हैं अपने मम्मी के, और गुप्तचर उसको गुप्त सूचनाएं देते रहते हैं कि ये कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है तो फिर एनसीएलटी एक्शन में आ जाता है। तो एनसीएलटी को ऐसा कब लगेगा? खुद सोचो, तीन तरीके हैं। या तो एनसीएलटी को लगता है सुओ मोटो, ये लैटिन वर्ड है। सुओ मोटो का मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से। देखो ये भी मार्केट में बैठते हैं, इनको खबर रहती है सब, इनको सब खबर रहती है। आज इनकम टैक्स वाले किसी के रेड मारते हैं तो उनको कैसे खबर रहती है? मुखबिर होते हैं इनके। सुओ मोटो इनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। या फिर बताओ इनके पास कौन फरियाद लेके जाएगा? दुखी आत्मा। और दुखी कोई भी हो सकता है, सदस्य हो सकते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स हो सकते हैं, कंपनी को लोन देने वाले बैंकर हो सकते हैं, खुद डायरेक्टर हो सकता है। तो हम उसको नाम क्या दे दें? व्यथित पक्षकार, एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी, भाई जिसको ठगा जा रहा है वो तड़पेगा और वो शिकायत करेगा। बोलो समझे नहीं समझे? आपको बता दूं, कई मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जूनियर अकाउंटेंट बने और एक दिन अखबार में फोटो आई मुंह छुपाते हुए की, ऐसे भी हैं। बेचारे अंदर चले गए, छूट के आए, मेरे पास आए, मधुसूदन सर से राय ली कि सर आरएसआर क्या कहता है अब, राजस्थान सर्विस रूल्स क्या कहता है अब। तो बताओ वो क्यों फंस गए? क्यों फंस गए? देखो मैं आपको बताऊं, रिश्वत ले आपको दिक्कत नहीं है, ये रूटीन का पार्ट है, लेकिन अब चलेगा। देखो अब क्या करें, मैं कोई देशभक्त तो हूं नहीं जो आपको ऐसी राय दूं, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा हरेसमेंट मत कर देना कि सामने वाला इस हद तक परेशान हो जाए आपसे कि अब तो मैं मरूं या ये मरे, छोड़ूंगा नहीं इसको। तो एक तरीका होता है उसका भी, थोड़ा बहुत हरेसमेंट करो, उसको 5 रुपए का फायदा दो तो 2 रुपए मांगो, तो हंसते हंसते दे देगा। फायदा दे नहीं रही 5 रुपए का और मांग रहे हो 10 रुपए, तो वो कंप्लेन ही करेगा। तो ऐसे व्यथित पक्षकार भी एनसीएलटी के पास जाके आवेदन कर सकते हैं। या तो स्वेच्छा से उसको मालूम चलेगा, या किसी ना किसी व्यथित पक्षकार से क्या आएगा? आवेदन। भाई या तो कोई ना कोई व्यथित पक्षकार आवेदन करेगा कि सर मामले को देखो, यहां पे बहुत गड़बड़ हो रही है, ये मिलीभगत हो रही है, ऑडिटर खुद मिल गया, क्या ऑडिट होगी साहब, तो सब खेल हो रहा है यहाँ तो। या फिर एनसीएलटी को आवेदन कौन करेगा? केंद्र सरकार से आवेदन प्राप्त होने पर, या फिर केंद्र सरकार से आवेदन आएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किसी ने कंप्लेन करी होगी, गवर्नमेंट ने उठा के एनसीएलटी को कंप्लेन कर दी कि जरा इस मैटर को देखना कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इंक्वायरी बैठेगी, और इंक्वायरी बैठने के बाद दो ही बातें होंगी, या तो ऑडिटर क्लीन चिट निकल जाएगा या फिर आरोपी साबित हो जाएगा। अगर वो आरोपी साबित हो गया, अगर कपट का क्या पाया गया? दोषी पाया गया। अगर वो कपट का दोषी पाया गया, समझ रहे हो क्या? तो चाहे तो उसको स्वेच्छा से, चाहे आवेदन किससे आए? व्यथित पक्षकार से। तो एनसीएलटी इस सिचुएशन में कंपनी को आदेश देगी। एनसीएलटी कंपनी को क्या करेगी बताओ? आदेश देगी। क्या आदेश देगी? कि इस अंकेक्षक को तुरंत प्रभाव से क्या किया जाए? हटा दिया जाए। अंकेक्षक को हटा देंगे तुरंत प्रभाव से, और इसकी जगह पर नए अंकेक्षक की क्या कर दी जाए? नियुक्ति कर दी जाए। नए अंकेक्षक की नियुक्ति कर दी जाए। बोलो समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ये हम हटाने वाले प्रोविजन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपनी को यहां पे ऑडिटर को हटाना पड़ेगा और उसकी जगह पर कोई दूसरे को नियुक्त करना पड़ेगा। बताओ यहां पर नियुक्त कौन कर रहा है? यहां पर नियुक्त कौन कर रहा है?
एनसीएलटी कर रही है या कंपनी कर रही है? कंपनी कर रही है। कौन कर रहा है नियुक्ति? कंपनी कर रही है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? यहां तक क्लियर है? बताओ ज्यादा सीरियस मैटर कब है? जब आवेदन किससे आया? अब केंद्र सरकार ने अगर कोई बात कही है तो ये मामला बहुत सीरियस है। तो यहां पर अगर केंद्र सरकार से आवेदन आया तो टाइम लिमिट बना दी, यानी कि एनसीएलटी उस मामले को लेके ही बैठ जाए, उसको 15 दिन के अंदर एक्शन लेना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना टाइम दे दिया? 15 दिन का। 15 दिन के भीतर एनसीएलटी को एक्शन लेना पड़ेगा। अब एनसीएलटी क्या करेगी बताओ? एनसीएलटी केंद्र सरकार को क्या करेगी? आदेश देगी। अब कंपनी को आदेश नहीं देगी, एनसीएलटी किसको आदेश देगी? केंद्र सरकार को। क्या आदेश देगी? ये वाला काम कि इस अंकेक्षक को हटाओ और इसकी जगह पर दूसरे को क्या करो? नियुक्त करो। बोलो समझ में आ रहा है क्या? तो बताओ कौन करेगा नियुक्ति? केंद्र सरकार। हटाएगा भी कौन? केंद्र सरकार। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर अंदर। पूरी कहानी समझ में आ गई क्या? क्लियर है? सर ये तो कोई ज्यादा टिपिकल प्रोविजन नहीं है। आप कपट करोगे ज्यादा ज्यादा, आपके साथ क्या हुआ? हटा दिया, तो फिर तो सीए की हिम्मत बढ़ जाएगी कि करो फ्रॉड आराम से। क्या होगा? पद से हटा देंगे, कोई बात नहीं, दूसरी जगह कर लेंगे ऑडिट। ऐसे नहीं। ये धारा क्या कहती है सुनो? इस प्रकार से हटाया गया अंकेक्षक, इस प्रकार से हटाया गया अंकेक्षक, इस प्रकार से हटाया गया अंकेक्षक 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक किसी भी कंपनी में अंकेक्षण नहीं कर सकेगा। 5 साल का तो कैरियर खत्म आपका। 5 वर्ष तक किसी भी कंपनी में अंकेक्षण नहीं कर सकेगा, दोनों ही केस में। बोले ठीक है सर, 10-20 करोड़ रुपए कपट करके कमा लिए, 5 साल कूलिंग पीरियड ले लेंगे, घर बैठ जाएंगे, क्या फर्क पड़ गया, एक बार में ही। वही है ना कि साहब एक चोट सुनार की और 100 चोट लुहार की, एक चोट में काम कर लो, 5 साल घर बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है? तो सरकार जानती है आदमी ऐसे नहीं सुधरने वाले हैं। प्लस धारा 447 में दंडित, तो ये ध्यान रखना बच्चों, कपट की सजा के प्रावधान कौन सी धारा में बताए गए हैं? धारा 447 में। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कपट से संबंधित सजा के प्रावधान कौन सी धारा में है? कौन सी धारा में है बोलो? सर ये जो आप बीच बीच में बोलते रहते हो, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था और आप ढूंढ लो तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप क्या ढूंढोगे? आरपीएससी में। अरे आरपीएससी की औकात नहीं इतनी। पर ये जो मैं बोल रहा हूं ये आए हुए हैं, समझो, चाहे वो सीए में आए हुए हो और चाहे वो आपके अदर पब्लिक सर्विस कमीशन में आए हो, तो ये पूछ सकते हैं सजा, कपट की सजा के प्रावधान कौन सी धारा में है। और 447 क्या है वो सुनो, हालांकि मैं आगे पढ़ाऊंगा पर अभी थोड़ा सा समझा देता हूं। 447 ये कहती है कि जितने रुपए का कपट हुआ उतने से लेकर उसके 3 गुना तक की राशि ऑडिटर से वसूली जाएगी। नीरव मोदी 11,000 करोड़ लेके भाग गया, वो तो पकड़ में आएगा नहीं। और सीए को पकड़ लिया, ला भैया तो 33,000 करोड़ रुपए दे, सर नहीं है तो उसको बेच दिया जाएगा। और प्लस 6 महीने से लेकर 10 वर्ष की आपको क्या होगी? कठोर कारावास। कारावास भी 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण और एक कठोर। साधारण में यह है कि आप सरकार के जमाई बन जाओ, अंदर जाके सो मजे से, कुछ नहीं करना। और कठोर कारावास में चक्की पीसनी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा। तो कैसे कारावास होगा? कठोर कारावास, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं रिग्रियस इंप्रिजमेंट। 10 साल तक की जेल होगी।
और करो कपट। बोलो समझ में आ गया क्या? तो ये आज आपकी धारा 140 की उपधारा 5 भी क्या हो गई? कंप्लीट। अब एक बात बताओ, मैंने आपको कपट के मामले में स्टार्टिंग में एक धारा कराई थी, धारा 141 की उपधारा 3 का वाक्य एच। बताओ इसमें क्या बताया था कि यदि न्यायालय के द्वारा अंकेक्षक कपट का अपराधी घोषित कर दिया जाता है तो वो 10 साल तक ऑडिट नहीं कर पाएगा। और यहां कितनी साल है? क्या फर्क है? क्या फर्क है साहब? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 10 साल की 5 साल, तो क्वेश्चन पे ध्यान देना। अपराधी घोषित किसने किया? अगर न्यायालय ने किया तो 10 साल, एनसीएलटी ने किया तो 5 साल। समझ में आ गया क्या? तो ये आज आपका एक और सेक्शन कंप्लीट हो गई। अब एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बड़ा विचित्र क्वेश्चन था, आंसर भी बड़ा विचित्र था, आपसे पूछ ले रहा हूं मैं। और ये कॉलेज लेक्चर की एबीएसटी की एग्जाम हुई थी। आप जब मेरे से पूरी ऑडिट कंप्लीट कर लो तो आरपीएससी की साइट पे जाके कॉलेज लेक्चर का पेपर डाउनलोड कर लेना, एबीएसटी का, क्योंकि उसमें ऑडिट के 50 क्वेश्चन आते हैं। जो कॉलेज लेक्चरर बनते हैं, क्यों हम उनको भी पढ़ाते हैं, अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज लेक्चरर भी बने। एबीएसटी की बात कर रहा हूँ, और कुछ नहीं आता हमको। तो एबीएसटी का कॉलेज लेक्चर का पेपर आप डाउनलोड करोगे, 50 क्वेश्चन ऑडिट के हैं और 2-3 पेपर पढ़े हुए हैं वहां पे, और देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो कॉलेज लेक्चर का ही लेवल नहीं है इतना। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, आप मुझे आंसर देंगे। पूछूं? कंपनी अंकेक्षक के नियुक्तिकर्ता होते हैं। कंपनी अंकेक्षक के नियुक्तिकर्ता होते हैं। ऑप्शन ए संचालक मंडल, ऑप्शन बी सदस्य, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताओ राइट आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा कि नियुक्ति कौन करता है, ये बोला नियुक्तिकर्ता कौन हो सकते हैं। तो देखो, प्रथम अंकेक्षक है तो संचालक मंडल भी हो सकते हैं, नॉर्मल अंकेक्षक है तो सदस्य भी हो सकते हैं, और कपट की स्थिति में केंद्र सरकार भी हो सकती है। तो राइट आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। तो वहां पर अगर आप सदस्य आंसर को टिक करके आ गए तो मामला क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। बोलो समझ में आ गई क्या? एक बार पढ़ के सुना देता हूं। देखो, धारा 140 की उपधारा 5 कपट के संबंध में अंकेक्षक को हटाना। ये कह रही यदि एनसीएलटी अपनी स्वेच्छा से या किसी व्यथित पक्षकार से आवेदन प्राप्त होने पर या केंद्र सरकार से आवेदन प्राप्त होने पर यह निर्णय लेती है कि अंकेक्षक कंपनी में कपटपूर्ण तरीके से कार्य कर रहा है या संचालकों के साथ मिली भगत करके कपट को छुपा रहा है, तो एनसीएलटी कंपनी को आदेश देगी कि इस अंकेक्षक को हटा दिया जाए। लेकिन अगर यही आवेदन किससे आया होता? केंद्र सरकार से, तो 15 दिन के भीतर एनसीएलटी किसको आदेश देती? केंद्र सरकार को, कि इसको हटाओ और इसकी जगह पर नए अंकेक्षक को क्या कर दो? नियुक्ति कर दो। इस प्रकार से हटाया गया अंकेक्षक अगले 5 वर्षों तक किसी भी कंपनी की ऑडिट करने के लिए अयोग्य हो जाएगा और उसे 447 के तहत दंडित किया जाएगा। 447 के अनुसार ऑडिटर को 6 महीने से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है और घोटाले की राशि से लेकर घोटाले की राशि के 3 गुना तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। लेकिन अगर मामला जनहित का होता, ये पब्लिक को लूटा आपने, तो ये जो मिनिमम जेल थी कितनी? 6 महीने, वो मिनिमम कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष। यानी कि फिर क्या होगा? 3 से 10 साल। बोलो समझ में आ गया? ये आज आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, कंपनी अंकेक्षक। नेक्स्ट अध्याय अपन कल पढ़ेंगे, क्या नाम से? कंपनी अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व। यहां तक क्लियर है? तो ये मैंने आपको मॉक टेस्ट का पूरा कोर्स करा दिया। अब अपन नेक्स्ट अध्याय कल पढ़ेंगे। अब अपनी नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करते हैं।